टाइम पे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं रीजन सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि उसका भी टाइम नहीं है। अब जो भी लेट आएगा वो बाहर ही बैठेगा, अगली क्लास में फिर बैठेगा। चलो तीसरा चैप्टर है। अच्छा, अभी तक हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? 1 और 4, है ना? 1 और 4 पढ़ चुके। अब 2 और 3 में से कोई सा भी पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ सीक्वेंस वाइज नहीं होता है, लेकिन फिर भी बेटर है पहले क्या पढ़ना चाहिए? इंटरनल। हेलो हेलो, यार माइक चार्जिंग कर रखा गया। हेलो 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 हेलो, इसका भी आखिरी दिन है, चलेगा नहीं तो फिर क्लास नहीं लेंगे फिर। हेलो, देखो भाई, तो ये है मामला, है ना? 3 2 कोई भी चालू कर सकते हैं, अपन चालू कर रहे हैं 3। पहले इंटरनल पढ़ ले तो ज्यादा बढ़िया होता है। देखो, तो पेज नंबर कौन सा है निकालेंगे सब लोग? पेज नंबर 37। 37 ध्यान देना, 37 यही है, यही है, यही है, यही है। बेटा कितना लेट आएगा? और 8 बजे के टाइम में भी खड़े रहे तू आज। थोड़ी तो शर्म किया करो सब लोग, मेरे को बोलना पड़ता है ऐसे। टाइम का कोई वैल्यू नहीं है क्या आप लोगों के? 8 बजे का तो तब भी लेट आते थे, 8:15 तो भी लेट, 9 बजे होगी तो भी लेट ही आओगे तुम। थोड़ी तो शर्म करा करो। सभी को बोल रहा हूं मैं, एक स्पेसिफिकली इसको नहीं बोल रहा हूं। टाइम की कीमत वक्त नहीं करोगे आप, छोड़ दो सी, आपकी बस की नहीं है, क्योंकि आप नौकरी पे भी टाइम पे नहीं जाओगे क्या? बोलो, नौकरी पे भी टाइम पे नहीं जाओगे क्या? तो लात मार के नौकरी से निकाल देंगे वहां पे, फिर अगली पे जाओगे वो भी लात मार के निकालेगा, क्योंकि टाइम पे तो तुम पहुंचोगे नहीं। अगर कल से कोई भी टाइम पे नहीं आया, मेरी क्लास के बाहर है वो। समझ में आ गई? ध्यान रखना ये बात, मैं अंदर ही अलाउ नहीं करूंगा। जो टाइम है उसके 1 मिनट बाद भी जो भी है वो बाहर बैठेगा, क्लास के अंदर तो नहीं आने दूंगा मैं। कोई भी रीजन हो, मैं रीजन सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि रीजन कुछ भी हो सकता है, फालतू मेरे को कोई मतलब नहीं है। टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं? अभी मैं सोच के आया था कि यार टाइम पे स्टार्ट होगा, अब आप हालत देख लो, एक एक आ रहा है, दो दो आ रहा है, तीन तीन आ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, फिर सीए आपके लिए नहीं है अगर आप टाइम पे नहीं आ सकते तो। चलो, तो आज का चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 3, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जो हम पढ़ रहे हैं उसी में आज क्या पढ़ रहे हैं हम? एनालिसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एनालिसिस। देखो, याद करो, हमारा जिस दिन सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था वो ये था। क्या करना होता है हमको? सर स्ट्रैटेजी को मैनेज करना है ना? हम कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? नहीं। क्या मैं आपको कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहा हूं? नहीं। क्या मैं आपको कोई कॉस्ट मैनेजमेंट सिखा रहा हूं? नहीं। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी। अगर आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एक बहुत छोटा एस्पेक्ट होता है। सोचो, आपके बिजनेस में फाइनेंस को का जो फंक्शन होता है वो तो एक ही फंक्शन हुआ, है ना? कॉस्ट को मैनेज करना वो भी एक काम हुआ, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनाना ये एक काम है या पूरे की बात चल रही है? सोचो, इट कवर्स द होल ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज अ बिगर मैनेजमेंट देन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और द कॉस्ट मैनेजमेंट। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कॉस्ट मैनेजमेंट हायर कर लेगा कोई भी। समझ में आ गई मेरी बात? खूब मिलते हैं सीएमए करे हुए, सीएमए जानते हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा आज खड़े रहो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जो आप जानते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, सीएफए भी होता है, वो भी मिल जाते हैं। इन सबसे बड़ा रोल किसका है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट का। समझ रहे हो? क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी तो वही बना रहा है। समझ रहे हो? तो स्ट्रैटेजी को मैनेज कैसे करते हैं, तो उसकी प्रोसेस मैंने बताई थी। क्या होता है उसके अंदर? सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर उनको अचीव करने के लिए क्या चाहिए होती है? हमको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्या करना जरूरी होता है? ऐसी थोड़ी स्ट्रैटेजी बना लेंगे, बोला सर बना लो आप तो। बेटा चाय थोड़ी बना रहे, समझ लो, चाय बनाने से पहले भी देखना पड़ता है कि कितने लोग आए हैं, ऐसा नो? क्योंकि नहीं बोलो, नहीं सब बनाओ ना आप तो, ऐसे थोड़ी कितनी भी थोड़ी बना लेंगे। अरे सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? घर में जब कोई आता है तो पहले चाय बनाओगे तो पहले ये भी तो देखो कितने जने आए, तो देखते हो ना किचन से जाके, बोले कितने, देखते हैं ना?
तो फिर यहाँ पे भी देखना पड़ेगा ना स्ट्रैटेजी बनाने से पहले कि यार क्या माहौल चल रहा है, क्या डिमांड हो रही है, मतलब सारे फैक्टर्स देखो कि नहीं देखोगे, तो एनालिसिस करना जरूरी है बिफोर चूजिंग अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो तो हमने पढ़ ही लिए चैप्टर नंबर 4 में। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्ट्रैटेजी में, है ना। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, किसका, इंटरनल एनवायरनमेंट का भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी। कल एक बच्चा पूछ रहा था, मतलब दूसरी जगह जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पे वो एसएम में ही बच्चा एक पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो बोला सर बोला बढ़िया स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, मतलब कौन सी वाली स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया होती है, मतलब कैसी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। बोले यार स्ट्रैटेजिक चॉइस चल रहा है उनके, तो वो पूछा, बोले सर कौन सी वाली इनमें से कौन सी बढ़िया होती है। तो मैंने कहा था इनमें से कौन सी बढ़िया होती है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कौन सी बढ़िया होती है ये बता सकता हूं। तो बढ़िया वो स्ट्रैटेजी होती है जहां पे आप मार्केट में, एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, और जब आप इनको किससे मैच करवा दो, अपनी स्ट्रेंथ, और ये इसको मैच कराने वाली जो होती है वो होती है सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी। सोचो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है जो इसकी परफेक्ट मैचिंग करा लेती है, और परफेक्ट तो कुछ होती नहीं है। देखो ये भी मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5 में कि इनके बीच में हमारा काम क्या है, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट का काम क्या है, कि ये दोनों की क्या कराना, मैचिंग। आप किसी को हायर करोगे ना तो वो क्या करवाएगा, यही कराएगा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को जो एनवायरनमेंट में है उनको किससे मैच कराएगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ से। और तुम खुश हो तो बोलो और बॉय और सक्सेस, तो ऐसी मिलती है सक्सेस। जो मूवीज हिट होती है वो कैसे होती है, सोचो उनकी भाई जो एक्टर वैक्टर है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से क्या बनाई जाती है। अच्छा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है उस हिसाब से उनको मैचिंग कराई जाती है। यही तो होती है बढ़िया स्ट्रेटेजी। तो बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, जहां हम मैचिंग कराते हैं किसकी, एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या आते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, और इंटरनल एनवायरमेंट से क्या आते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और जहां हम इनकी मैचिंग करा देते हैं वो इट रिजल्ट्स टू सक्सेस। सोचो जैसे धोनी इतना बड़ा फेमस, इतने बड़े फेमस क्यों हुए भाई साहब, क्यों सक्सेस मिली उनको सारे फॉर्मेट्स के अंदर, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर किया, दोनों की क्या करवा दी, परफेक्ट मैचिंग। मतलब समझ लो, परफेक्ट तो खैर ढूंढना मुश्किल होता है, बस इनकी मैचिंग करानी होती है। तो जहां ये मैच बैठ जाए वही क्या हो जाती है, सक्सेसफुल, और जहां ये मैच नहीं बैठा वही क्या हो जाती है, अनसक्सेसफुल। सोचो जो पिक्चरें फेल होती है वो क्यों होती है, सोचो कई पिक्चरें आती हैं वो फेल क्यों हो जाती है, फ्लॉप क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां ये मैचिंग नहीं हो पाई। और जो सक्सेसफुल हो जाती है वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां ये बैठ गया मामला। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसे ही चलता है। समझ में आया। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इनमें से, थर्ड चैप्टर, और ये क्या बताएगा आपको कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ से हम फायदा उठाएंगे किसका, अपॉर्चुनिटीज का। यूजिंग आवर स्ट्रेंथ वी शुड कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज। हम अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके किसका फायदा उठाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का। ठीक है, और नहीं तो क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसका फायदा कैसे उठाओगे, अपनी वीकनेस से, किससे उठाते हैं, स्ट्रेंथ से। ठीक है, और थ्रेट्स, जो आपको जो थ्रेट्स होते हैं वो आपको कैसे इफेक्ट करते हैं, आपको कैसे डराते हैं, आपकी वीकनेसेस पे हिट करके। तो आपकी वीकनेसेस को क्या करना चाहिए, आपको मिनिमाइज। समझ रहे हो, स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए और वीकनेसेस को, तो सर कब करोगे, जब पता होगी, और पता ही नहीं होगी तो कैसे करोगे। सोचो आपको अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता। हर आदमी में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता है, ऐसा मैं मानता हूं। भगवान ने सब किसी को बनाया है तो कुछ ना कुछ तो टैलेंट लेके ही बनाया है। इवन राहुल गांधी हैज अ टैलेंट, समझ लो देयर आर सम सॉर्ट्स ऑफ टैलेंट, तो उसमें भी है, ऐसी बात नहीं बिल्कुल ही लीड है। सही है, सब में होता है, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। सो क्या करना चाहिए, अपने को खुद की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, वीकनेसेस का भी पता होना चाहिए। खुद को तो पता होना ही चाहिए ना, खुद से आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि बोला नहीं यार अपन परफेक्ट है। सोचो खुद को झूठ बोल रहा है शीशे में देख के, एटलीस्ट खुद को तो मत बोलो। खुद को आदमी को क्या पता होनी चाहिए, खुद की वीकनेसेस, और उसे क्या करना चाहिए जीवन में, मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड ट्राई नॉट टू रिफ्लेक्ट इट ऑन टू अदर्स बिकॉज दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। कई बार होता है लड़के भाव में आके बता देते हैं अपनी वीकनेसेस,
समझ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसका क्या होता है फिर, एडवांटेज लिया जाता है। सो नेवर शो, नेवर रिफ्लेक्ट योर वीकनेसेस, यू शुड नो इट, पता होनी चाहिए हर आदमी को, और उसको क्या कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको रिड्यूस करने की कोशिश, समझ रहे हो। और स्ट्रेंथ का क्या करना चाहिए, जब स्ट्रेंथ का पता लग जाए आपको कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो उससे किसका फायदा उठाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का। अब देखो, जो अपना क्या नाम है, सलमान, सलमान कौन सी मूवीज पिक करता है ज्यादातर, कभी कभार गड़बड़ भी कर लेता है, लेकिन ज्यादातर कौन सी पिक करता है, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। शाहरुख भाई साहब कैसी मूवीज पिक करते हैं, खुद की स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि अब इतने साल हो चुके हैं, अगर अभी भी ना समझे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो वो बेवकूफ कहलाएंगे। सही है कि नहीं है। कभी कभार आप देखते ही हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, वो टाइगर श्रॉफ एक बार गलत कर लिया ना, वो पिक्चर कौन सी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, क्या हो गया, वो मैचिंग बिगड़ गई उसकी, सही है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो अलग थी, और वो जो आगे से अपॉर्चुनिटी आई वो अलग थी, तो वो मैचिंग बैठी नहीं, सही है कि नहीं, और कई बार बैठ भी जाती है उसकी। समझ गया ना मेरी बात। तो हर आदमी की क्या होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, तो स्ट्रेंथ को हमें यूज करना चाहिए, वी शुड कैपिटलाइज, यूजिंग आवर स्ट्रेंथ वी शुड कैपिटलाइज ऑन दी अपॉर्चुनिटीज। आगे क्या बात समझ में, पक्का। टाटा टेलीकॉम से निकल गया, देखा होगा आपने, जियो कंपनी आई थी 2015-16 में, टाटा ने उस मार्केट से निकल लिया, विड्रॉ कर लिया, क्यों, सही है, उसको लगा उसकी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, निकल लिया वो, सही है कि नहीं। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो उसका फायदा उठाओ, नहीं है तो निकल लो, स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है। उसको समझ में आ गया कि भाई टेलीकॉम में अपना मामला नहीं है, तो उसने बेटर क्या कर लिया, वहां से क्विट कर लिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये दोनों चैप्टर्स। इससे हम क्या समझते हैं, इंटरनल का, जब इंटरनल मतलब इंट्रोस्पेक्शन, आंतरिक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए आदमी को खुद का, ताकि खुद की क्या पता लगे, सच्चाई का पता लगे, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत जरूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, समझ रहे हो। वो हिंदी नहीं मिल नहीं रहा है मेरे को, क्या वर्ड बोलते हैं उसको, लेकिन आंतरिक तो पता, उसके आगे नहीं मिल रहा है, सर समझ गए। तो खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए, ढंग से उसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, याद आ गया, क्या करना चाहिए, आत्मचिंतन, शांति से, समझ रहे हो, ताकि यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, यू शुड नो योर वीकनेस एंड ट्राई टू रिड्यूस इट। वो किससे पता लगती है, इंटरनल से। एक्सटर्नल का जब एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल में क्या आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, समाज में क्या चल रहा है, ये सब पता लगता है। और इससे क्या मिलती है, कुछ ना कुछ, यहां से ही भाई, जो ये चीजें बदलती रहती हैं, बदलती रहती है ना भाई, तो बदलने से क्या होता है, क्या निकलती है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। समझ गए। तो जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तब क्यों पढ़ेंगे, वहां से क्या पता लगता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का। 3 से क्या पता लगता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस का। आया समझ में। और बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, जो इनको क्या कराए, मैच। एंड वी शुड नेवर ट्राई टू फाइंड द परफेक्ट मैच, ठीक है। हम क्या कोशिश करते हैं, परफेक्ट मैच बैठ जाए, परफेक्ट मैच कभी हो ही नहीं सकता। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द वर्केबल मैच। समझ रहे हो, आपके मम्मी पापा परफेक्ट नहीं थे, गलत फहमी में आप, परफेक्ट होता ही नहीं कुछ भी, बट हम परफेक्ट ढूंढने के पीछे निकल जाते हैं, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनाना पड़ता है, समझ रहे हो। तो फिर भी परफेक्ट नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिए, वी शुड नेवर ट्राई टू फाइंड द, फालतू वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आपका, क्योंकि परफेक्ट कुछ होता नहीं, एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट, राइट। सो यही दोनों का जो मैचिंग हम करा रहे हैं, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम टू फाइंड अ परफेक्ट मैच, वर्केबल मैच होना चाहिए। वर्केबल मतलब काम चलाओ, आगे बस में काम चलाओ मतलब वर्केबल मैच, समझ गए, ऐसा होता है। तो ये वर्ड आएगा कब, चैप्टर नंबर 5 में भी आएगा, और एक बार इनमें भी कहीं ना कहीं आएगा, एक जगह इसमें ही आ जाएगा, नहीं इसमें, इसमें आएगा, इसमें चैप्टर नंबर 2 में एंड के अंदर आएगा। तो वर्केबल मैच वाली बात दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर बताना, 37, 37, चलो 37, 37, 37, 37, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नाम क्या है चैप्टर नंबर 3 का, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ, ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, एनालिसिस तो बाद में करेंगे, पहले ये तो बताओ पहले इंटरनल होता क्या है। तो सुनिएगा, क्या होता है इंटरनल एनवायरनमेंट।
इंटरनल एनवायरमेंट इनकम्पासेस मतलब इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द पीपल, स्टेक होल्डर्स, प्रोसेसेस। आपके बिजनेस में क्या क्या प्रोसेस होती है, बिजनेस के क्या कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं भी समझाऊंगा मैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज कैसे हैं आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो कभी कोई पूछे तो बताना, इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट, कि अंदर देखो कैसा रूटीन है, कैसे सिस्टम फॉलो करते हो, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या आपके रिसोर्सेज हैं, क्या लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझते हो, वो पढ़ा था ना बीएसटी के अंदर अपन ने ऑर्गेनाइजिंग में, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हो, है ना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बांटते हो, और वो सारी बातें, वो सारा किस में आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, कल्चर कैसा है, ये भी क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट। समझ में आ गई मेरी बात। अब सुनिएगा, एक और लाइन लिखी है, द इंटरनल एनवायरनमेंट इज स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब, उससे पहले समझो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है इट इज जनरल टू ऑल। क्या मतलब, क्योंकि सर वो तो सबका एक समान होगा। अरे मेरा मान लो पप्पू प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा ही थोड़ी बनेगा, तुम्हारा भी तो बनेगा, सही है ये नहीं है, तो वो तो सभी का से एक समान होता है। लेकिन क्या होता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सबका क्या होता है, स्पेसिफिक। भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, सही है कि नहीं है, बट अपन सबका एक्सटर्नल वाला एनवायरनमेंट क्या होता है, वो तो सेम ही होगा ना यार, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देश के अंदर एक डिप्रेशन आया तो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी आया है, तुम्हारे लिए भी आएगा, समझ गए। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहो तो लिख लो ये लाइन क्योंकि इजी रहता है समझने में। लिखो, इंटरनल एनवायरनमेंट इज स्पेसिफिक टू ईच फर्म, बट क्या लिखोगे, बट external environment is general to all, is general to all firms। ये लाइन लिखिएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट सभी के लिए अलग अलग होता है, सबका अपना अलग होता है ना, और एक्सटर्नल सबका वो सबके लिए सेम होता है। 24 घंटे मेरे पास है, 24 तुम्हारे पास है, 24 मुकेश के पास है, 24 प्रधानमंत्री मोदी के पास है, सबका सेम है ना वो तो। फिर चलिए, एक लाइन और ऊपर अच्छी लिखी थी, क्या, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना एक्सटर्नल का करना जरूरी है उतना ही इंटरनल का। कुछ लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो एनालिसिस कर लेते, बोलो सर वो तो बहुत जरूरी है, बोला इंटरनल का, बोला नहीं वो उसका क्या करना, खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया नहीं, एक्सटर्नल का कर लिया, बाहर क्या चल रहा है ये तो देख लिया, खुद के बारे में नहीं पता किया, तो कैसे मैचिंग कराओगे, मैचिंग ही नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ना, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, जहां आप मैच कराते हो, you should try to find a workable match between the internal and your internal environment and the external environment। जब वो मैचिंग बैठ जाएगी ना, अपने आप क्या हो जाती है, सक्सेस। आई कि नहीं आई बात समझ, ये है। चलो, तो ये लाइंस हो गई। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टॉपिक, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कौन कौन होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में, ये सब होते हैं, तो अब इनमें से कई टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में। क्या होता है स्टेक होल्डर्स, जानते हैं, नाम सबने सुना है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं, लेकिन अगर जानते हैं तो क्या जानते हैं आप स्टेक होल्डर्स में, कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स है, वापस बोल। Individuals who are affected by the workings of the organization and the interest in the organization. Individuals who are affected Affected by the organization and have an interest in the workings and operation of the organization. ठीक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्ट होते हैं और उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो एक बात तो इसने करेक्ट बता दी कि उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात मैं बता देता हूं, स्टेक होल्डर्स जब भी होते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी होता है और साथ में पावर भी होती है। दो वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स, ये वो लोग होते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पावर है। सर पावर किस चीज की,
पावर टू इंपैक्ट द स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी को वो क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट, प्रभाव डाल सकते हैं उस पर, समझ रहे हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको। सो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल सकते हैं, मतलब उनके पास पावर है, और ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट। आज तक आप सब कई लोग जानते होंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट तो सभी जानते थे कि भैया उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट किस चीज में होता है ये तो समझो, इंटरेस्ट किस में होता है, इन दी सक्सेस। पावर काय की होती है, किस चीज के पावर होती है, टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी। समझ में आ गई मेरी बात। सो कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स आर दोज इंडिविजुअल्स एंड दोज एंटिटीज which have some power and some interest in the success of the organization, जिनका कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, वो लोगों को कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। और आज तक हमको लगता है कि भाई सर स्टेक होल्डर्स तो सब एक ही होते हैं, लेकिन इनमें भी कैटेगरीज होती है, क्योंकि सबकी अलग अलग पावर होती है, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होती है। एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स की पावर क्या होती है, हाई होती है या लो, हाई पावर, समझ रहे हो, नौकरी से उड़ा सकते हैं वो सीईओ को एजीएम के अंदर, और क्या कर, शेयर होल्डर्स ही तो है ओनर्स, सही कि नहीं है। सो वो पावर हाई है, और इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उससे लेना देना क्या होता है उनको, हाई या लो, खूब हाई लेना होता है, तो वो तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट हो गया, पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है। अब ऐसे ही इंप्लॉइज होते हैं, इंप्लॉइज भी स्टेक होल्डर होते हैं, देख लो, क्या इंप्लॉइज के पास कुछ पावर होती है, इंप्लॉइज पावर, उनने क्या वो इंपैक्ट कर सकते हैं आपकी स्ट्रेटेजी को, कर तो सकते ही हैं, क्यों थोड़ा बहुत नहीं कर सकते। अभी धरने पे बैठ जाए 4 दिन, पता लग जाए, स्ट्राइक हो जाए, ताला लगा दे, सही है, अरे हाँ है ना। सो दे हैव सम पावर ना, सम पावर और हाई पावर, पावर थोड़ी है उनकी, और इंटरेस्ट, क्या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उसका कुछ इंटरेस्ट होता है क्या, बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगी तभी तो उनको क्या मिलेगी, सैलरीज। तो आप समझ रहे हो, पावर है लो, इंटरेस्ट है हाई। ऐसे ही बैंक, बैंक भी एक स्टेक होल्डर होता है ना। क्या बैंक की पावर होती है आपके आपके स्ट्रेटेजी को इंपैक्ट कर सकता है, कर सकता है, पैसे नहीं दोगे तो उसके, कर सकता है ना, समझ रहे हो। और उसका इंटरेस्ट होता है क्या ऑर्गेनाइजेशन में की सक्सेस में, नहीं, उसको क्या लेना देना है, सिर्फ रीपेमेंट से लेना देना है, राइट। सो देखो उसकी पावर क्या है, पावर हाई, इंटरेस्ट कम। तो क्या समझे इस बात से कि सारे स्टेक होल्डर्स एक समान नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरीज होती हैं, और उनको एक सेम तरीके से सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में शादी है, तुम्हारे घर में शादी है, बाकी गेस्ट भी हैं, तुम्हारे फूफा जी भी हैं, जिया जी भी हैं, मौसा जी भी हैं, क्या उनको सेम ट्रीट करोगे क्या, सेम ट्रीट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, नाराज, बोले और हम कुछ है ही नहीं क्या, मतलब बोलो बाकी भी वैसे ही हमको वहीं बिठा रखा है ना। क्या होता है, दे आर एक्सपेक्टिंग अ हाई ट्रीटमेंट, बट इफ यू गिव देम अ नॉर्मल ट्रीटमेंट लाइक अदर्स, वो तो क्या हो जाएंगे, नाराज। शादी में ये लोग नाराज हुए तो फिर बिगाड़ देते हैं, बहुत बुरी हो जाती है, समझ गए मेरी बात। तो क्या होता है, सब स्टेक होल्डर्स अलग अलग होते हैं ना, तो सबको क्या आप इक्वल तरीके से सेटिस्फाई करोगे क्या, नहीं, सबको क्या करा जाता है, अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई किया जाता है। और वो कब कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि वो किस कैटेगरी में आएगा। सबको एक समान तरीके से करोगे तो गलत नहीं है क्या, सोचो एम्प्लॉइज को भी वही वैसे ही केटर कर रहे हो, और शेयर होल्डर्स को भी, अरे भाई शेयर होल्डर्स का हाई पावर हाई इंटरेस्ट है, और एम्प्लॉइज का लो पावर हाई इंटरेस्ट, तो फिर क्या एक समान दोनों को सेटिस्फाई करेंगे क्या, नहीं। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है आज, कि ये स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, कितनी कैटेगरी होती है इसके अंदर, वो पढ़ना जरूरी है। इसका फाड़ू क्वेश्चन आया था इस वाले अटेम्प्ट में, बच्चे तो छोड़ो, टीचर नहीं कर पा रहे थे कहीं, आगे बात समझ में, गलत आंसर बता रहे थे यूट्यूब पे। तो इसीलिए क्या होता है, यूट्यूब पे आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि भाई आप अपन देखते हैं दूसरी जगह से, अपने को लगता है, क्योंकि हमेशा हर आदमी को क्या लगता है कि अपने पास जो चीज है वो खराब है और दूसरी वाली चीज बहुत अच्छी होती है, समझ होता है ऐसा, ये नेचुरल है कि नहीं। सो अपन को लगता है यूट्यूब पे जो करा रहा है और वो यार क्या ही करा रहा है, आपको नहीं पता होता कि उसने कौन सी चीज छोड़ी है, कौन सी चीज गलत पढ़ाई है, समझ रहे, वो कब पता लगता है, पता है, जब रिजल्ट आता है, तो तब उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो वही वाली बात है, अपने को नहीं पता होता है, वो करा देते हैं कई बार। सो
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस पे, बहुत ही अच्छा। समझ में आई मेरी बात? मैं कराऊंगा आपको, जब एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको तो सुनिएगा। क्या है टॉपिक का नाम हमारा? अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स। ये बहुत बारी आता है और अच्छा क्वेश्चन भी आया था, मैंने बताया आपको। अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स। और इवन मैं आपको बता दूं, टीचर्स भी नहीं, आईसीआई खुद गलती कर देता है इसके। समझ रहे हो? तो क्या है, आईसीआई बहुत सारे आंसर्स में गलती करता है कि उसका पर्सपेक्टिव ही जो वो यूज कर रहा है वो गलत है। समझ रहे हो? तो कई बार करता है वो। सुनिए, चलिए, तो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स। ये टॉपिक की हेडिंग है। ये देने वाले का नाम, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, ये समझाने वाले का नाम था मेंडिलोस। तो इसको बोला जाता है मेंडिलोस मैट्रिक्स। तो पहले हम समझेंगे स्टेक होल्डर कौन होते हैं। तो मैं बता चुका हूं स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। दोज इंडिविजुअल्स, वो लोग, वो एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कुछ ना कुछ स्टेक है। स्टेक मतलब इंटरेस्ट, एंड दे कैन इंपैक्ट इट एज वेल। वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को इंपैक्ट भी कर सकते हैं। इंपैक्ट मतलब पावर। सो कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स? जिनका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पावर होता है, दे कैन इंपैक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, और कुछ ना कुछ उनका क्या होता है, उसकी सक्सेस से लेना देना होता है उनको। ठीक है, उसमें मतलब इंटरेस्ट होता है उनका। ठीक है भाई। कौन कौन हो सकते हैं स्टेक होल्डर सर? आपके इंप्लॉइज हो सकते हैं, इंप्लॉइज भी स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर, सप्लायर, कस्टमर, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, ये भी क्या होती है, स्टेक होल्डर। बोलो सर वो कैसे हुई स्टेक होल्डर? आपकी स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट नहीं कर सकती क्या? अभी वो ताई जी जीएसटी बदल देगी, बदलनी पड़ेगी ना स्ट्रैटेजी पे, पड़ जाएगी बदलनी। अरे हाँ, है ना? तो ताई जी ने अगर स्ट्रैटेजी बदली तो लंका लग जाएगी। तो दे कैन इंपैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो? है ना? सोचो तुम्हारे प्रोडक्ट को बैन कर दे तो कर सकते हैं ना? तो क्या होता है, वो इंपैक्ट कर सकते हैं, है ना? देखो पावर हाई है क्या? पावर गवर्नमेंट की तो बहुत हाई होती है। और इंटरेस्ट क्या है तुम्हारी सक्सेस में? नहीं है, कम है, फिर है ही नहीं, ऐसे समझ लो आप। तो हाई पावर, लो इंटरेस्ट, तो वो भी क्या होता है, एक स्टेक होल्डर ही होता है। देखो भाई, पावर किस चीज की होती है, मैंने बताया था आपको, पावर टू इंपैक्ट द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी और द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों। नेक्स्ट, ईच स्टेक होल्डर, हर स्टेक होल्डर का क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ पावर, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट। सो ईच स्टेक होल्डर हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पावर एंड इंफ्लुएंस। सही बात है क्या? सो उनको फिर उसी तरीके से क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। भाई जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस है उसको वैसे ही क्या करना चाहिए, अरे बोलो, केटर करना चाहिए ना? अरे हाँ, है ना? सोचो, आज यार जिया जी है, फूफा जी है, मौसा जी है ना? सो दे हैव हाई इंपॉर्टेंस फैमिली के उसमें, तो भाई उनको तो अलग तरीके से केटर करना चाहिए। और जो बाकी है उनको ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट तरीके से केटर करना चाहिए, है कि नहीं भाई? क्योंकि सबका अलग अलग लेवल ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट होता है। सही है कि नहीं? तो सबको सेम तरीके से थोड़ी करोगे आप। अरे आया ना? पक्का? चलो, अब तो सर ये स्टेक होल्डर्स को कैसे समझते हैं बेटा? इसको समझने के लिए एक मैट्रिक्स हमको पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है मेंडिलोस मैट्रिक्स। ठीक है, मेंडिलोस एक लड़की थी, उसने दिया था ये मैट्रिक्स, तो याद रखिएगा मेंडिलोस मैट्रिक्स। और अकॉर्डिंग टू मेंडिलोस मैट्रिक्स उसने बताया कि देर आर 4 कैटेगरीज। हम स्टेक होल्डर्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना? सो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे भी सारे फ्रेंड्स जो हैं, क्या सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है? अब आप समझे ना, सबको एक तरीके से थोड़ी कैटर करोगे। सही है कि नहीं है भाई? सोचो तुम्हारी शादी है और वहां पे तुम सारे ही फ्रेंड्स को कैसे देख रहे हो, एक तरीके से। और जो तुम्हारा बेस्ट है, जो इतने सालों से है ना, एक दो बेस्ट है, उनको भी तुम बाकियों के जैसे ही क्या कर रहे हो, ट्रीट। थोड़ा बुरा नहीं लगेगा उनको? लगेगा ना, बुरा लगना बनता भी है। सही है, क्योंकि सब सेम नहीं होते। तो वैसे ही सारे स्टेक होल्डर सेम नहीं होते, तो सबको अलग तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए। सही है कि नहीं है? पक्का? भाई जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसको ज्यादा अलग तरीके से कैटर करोगे तो गलत है ना वो। भाई जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस उसको उसी हिसाब से क्या करना चाहिए, कैटर करना चाहिए। तो 4 क्या होती है भाई, 4 कैटेगरीज होती है स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स के अंदर। पहली कैटेगरी का नाम समझिएगा। पहली कैटेगरी बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, अच्छे से समझिएगा। पहली कैटेगरी है की प्लेयर्स। हु आर की प्लेयर्स? सबसे इंपॉर्टेंट वाले लोग। मतलब सर ये कौन होते हैं? हाई पावर, हाई इंटरेस्ट। अभी सिर्फ याद करने पे दिमाग लगाओ, समझने पे मतलब। की प्लेयर्स कौन होते हैं? जिनकी लेवल ऑफ पावर हाई, जिनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी हाई।
मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तगड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं वो। और उनका उसमें इंटरेस्ट भी क्या है, इंटरेस्ट में उनका जो सक्सेस के अंदर उनका इंटरेस्ट भी क्या है, ज्यादा शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट, डिविडेंड, प्रॉफिट। तो भाई ओनर ही वही है, सही है कि नहीं? तो दे भैया पावर और इंटरेस्ट दोनों ही आई है, सही है। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगी तो किसकी कमाई होगी, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। समझ में आई मेरी बात? सो ये कौन से लोग होते हैं, की प्लेयर्स। तो बताऊंगा इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। चलो समझ में आया, की प्लेयर्स। अगली कैटेगरी होती है भाई कीप सेटिस्फाइड। कीप सेटिस्फाइड ये कौन होते हैं भाई, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनकी पावर हाई है, इंटरेस्ट लो। पावर हाई, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, तो इनको आप सेटिस्फाइड रखो विद वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे वांट, वो आप देते रहो उनको। गवर्नमेंट है आपका, गवर्नमेंट है, बैंक है, क्रेडिटर्स है, तो उनको सब कुछ नहीं बताना है, इनको सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो इनके लिए जरूरी है। सब कुछ थोड़ी डिस्क्लोज कर दो, और सरकार सब कुछ बता दो उसको, पागल हो गए क्या, वो लंका लगा देगी तुम्हारी। फुल डिस्क्लोजर थोड़ी करोगे उसके सामने, अरे ऐसा नो, गवर्नमेंट के सामने फुल डिस्क्लोजर ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए उधर, सही है, जितना उनकी औकात, जितना उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, सही है। सो ये होते हैं कीप सेटिस्फाइड। एक कैटेगरी होती है कीप इन्फॉर्म्ड। कीप इन्फॉर्म्ड इसमें कौन होते हैं सर, इनकी पावर लो है, कम पावर है, इंटरेस्ट हाई है, लाइक योर एम्प्लॉइज, है ना। पावर क्या है इनकी, देखो बहुत ज्यादा पावर नहीं है, पावर है बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन, सही है, आपको इंपैक्ट कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सो पावर का लेवल कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, सही है। तो ये कीप, इनको क्या करना चाहिए सर, ये कीप इन्फॉर्म्ड कैटेगरी होती है। तो कीप इन्फॉर्म्ड में क्या करना होता है, सिर्फ इनको यू हैव टू कीप इन्फॉर्म्ड विद द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, जो उनके लिए रेलिवेंट है उतनी इंफॉर्मेशन उनको दो। समझ में आई मेरी बात? और लास्ट कैटेगरी कौन है, लो प्रायोरिटी। क्या है, लो प्रायोरिटी, सही है कि नहीं है? अरे है ना। सो लो प्रायोरिटी में कौन लोग होते हैं, जिनका पावर भी कम, लो पावर, लो इंटरेस्ट, पावर भी कम है, इंटरेस्ट भी कम है, तो इन पे ऑब्वियसली कम ध्यान देना है आपको, सही है कि नहीं? सिंपल है। चलिए क्लियर है। तो ये चार कैटेगरीज होती है, इन चारों कैटेगरीज को समझते हैं एक एक करके। नंबर 1 पहली वाली कौन सी बताई थी, की प्लेयर्स, समझिएगा। की प्लेयर कौन सी कैटेगरी होती है सर, दे हैव हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट, सही है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं सर। एंड सुनना, इन पे ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि हाई पावर हाई इंटरेस्ट, इनको तो मतलब आपको पूरा ग्रेटेस्ट एफर्ट्स, क्या वर्ड यूज किया गया है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड पुट ग्रेटेस्ट एफर्ट्स टू सेटिस्फाई देम। इनको खुश करने के लिए, इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आपको क्या लगा देनी है, पूरे ग्रेटेस्ट एफर्ट्स लगा दो, ठीक है। टेक देयर एडवाइस, एडवाइसेस लेते रहो उनसे रेगुलरली, बिल्ड एक्शंस, उनके हिसाब से एक्शंस लो, कीप देम इन्फॉर्म्ड विद ऑल इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। उनको भाई सारी जानकारियां दो, सारी, सारी बोला या थोड़ी बोला, सारी जानकारियां दो ऑन अ रेगुलर बेसिस, कीप देम इन्फॉर्म्ड, गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन, उनके हिसाब से काम करो, एडवाइस लो, एंड ट्राई टू मेक द ग्रेटेस्ट एफर्ट्स टू सेटिस्फाई देम, क्योंकि ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वाले लोग होते हैं। कौन है सर इसमें, कौन कौन आता है, शेयर होल्डर्स, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग इसके अंदर आते हैं। समझ में आ गया? अब सेकंड कैटेगरी, कीप सेटिस्फाइड, ये कौन है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, बताया था ना मैंने। ये कौन से लोग होते हैं, हाई पावर, इंटरेस्ट आपकी सक्सेस में क्या है, कम, उनको आपकी सक्सेस से क्या लेने देना, सही है। वो ताई जी को तुम्हारी सक्सेस से क्या लेने देना, क्या नाम है, निर्मला सीतारमन जी को, उनको तुम्हारी सक्सेस से कोई लेने देना नहीं है, बट शी कैन इंपैक्ट इट, शी कैन पुट अ इंपैक्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पावर है ना उसमें, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिसीज वगैरह से अपने बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। अरे हाँ, है ना। अभी आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले वो दिल्ली के अंदर वो बारिश की वजह से वो पानी चला गया था, बेसमेंट में चला गया था ना। अरे हाँ, है ना, वो मर गए थे 2-5 जने, याद आया, वो दृष्टि आईएएस, कोई तो था, उत्कर्ष था, उत्कर्ष क्लासेस या कोई सा था, जिसके बेसमेंट में पानी चला गया था और वो 2-3 लोग मर गए थे, है ना, डूब के। सो उसके बाद उन्होंने रूल बना दिया, बोला कोई भी बेसमेंट में क्लास
नहीं चलेगी। सोचो जितनी बेसमेंट में क्लासेस चलती थी सबको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो पैसे का खर्चा नहीं होता है क्या, चेंज करना पड़ा भाई। जिनके बेसमेंट में चल रहे थे सबको भाई साहब गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं चलेगा बेसमेंट के, पॉलिसी लेके आ गई गवर्नमेंट, रूल लेके आ गई, बदलना पड़ा सबको। समझ रहे हो, तो इंपैक्ट तो पड़ता है ना, गवर्नमेंट इंपैक्ट तो बहुत तगड़ा करती है। हाँ तुम्हारी सक्सेस से उसको कोई लेन देना नहीं है। सो याद रखिएगा, हाई पावर लो इंटरेस्ट। तो इनको क्या करना चाहिए सर, वर्ड्स देखना, वर्ड्स। द ऑर्गेनाइजेशन शुड पुट इनफ वर्क, इनफ मतलब जितना जरूरी है। सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड पुट इनफ वर्क विद दीज पीपल टू कीप देम सेटिस्फाइड, जितना उनको रखने के लिए जरूरी है ना, कीप देम सेटिस्फाइड विद द इंटेंडेड इंफॉर्मेशन, उनको जितनी बनती है उतनी दो। सर आगे क्या, टाइम पे आईटीआर जमा कराओ, टाइम पे अपने जीएसटी रिपोर्ट जमा कराओ, टाइम पे उनकी कंप्लायंस करो, जो भी बातें बोल रहे हो वो मानो। समझ में आ गई क्या। सो यू हैव टू पुट हाउ मच एफर्ट्स, इनफ एफर्ट। ये वर्ड यही चाहिए, बदल मत देना भाई ब्रो, डोंट चेंज द वर्ड। सर कस्टमर तो की प्लेयर्स होते हैं, नहीं, कस्टमर को बहुत बार कस्टमर कैसा इंपैक्ट कर सकता है सोचो। देख नॉर्मली कस्टमर्स का इंपैक्ट क्या है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कलेक्टिवली कर सकते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर कैसे कर सकता है, समझ रहे। आज तेरे को जियो की सर्विसेज अच्छी नहीं लग रही तो क्या ये उखाड़ लेगा उसका वो कितना ही उखाड़ लेगा, मोटे मोटे बच्चे हैं उसके। समझ रहे मेरी बात, कोई आप समझ गए ना, यू कांट इंपैक्ट इट टू मच। तो कस्टमर्स का पावर क्या है, पावर है क्या है, कस्टमर इसमें आएगा भी नहीं, पहली बात तो उसकी पावर ही कम होती है कंपेरेटिवली। क्या कह रहे, जोर से बोल। नहीं नहीं, एक्सटर्नल क्यों है, इंटरनल है। बताऊंगा आपको, एक चार्ट बनाऊंगा तब बताऊंगा। चलो इंटरनल एक्सटर्नल का एक चार्ट बनाऊंगा, उसमें दिखेगा आपको। चलो ध्यान देना सब लोग। अब कस्टमर है, कस्टमर की क्या है कौन सा, अरे नहीं होगी भाई, कौन सी गवर्नमेंट। देख अभी हम ये क्या बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर तो तब भी है ना, स्टेक होल्डर तो तब भी है। स्टेक होल्डर एक ऐसी कैटेगरी होती है, इसके अंदर बाकी के लोग भी आते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही नहीं, बाहर के भी हैं। आपने खुद देखा कि सप्लायर भी है, आपने खुद देखा बैंक भी है, आपने खुद देखा गवर्नमेंट भी है। और कारण क्या है, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किससे भी इंटरेक्ट करना पड़ता है, एक्सटर्नल से। हर कुछ तो आप खुद नहीं कर सकते हो, आप इनपुट सब खुद ही कर लोगे क्या, नहीं। क्या एम्प्लॉइज सारे खुद के ही बच्चे पैदा करके लगा लोगे क्या, 1500 एम्प्लॉइज चाहिए बोलो, नॉट पॉसिबल ना। सो फॉर रनिंग अ बिजनेस यू हैव टू इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वो इंटरेक्शन तो जरूरी है ना। चलो तो सुनिएगा, कीप सेटिस्फाइड में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, इनकी पावर थोड़ी हाई है, इंटरेस्ट का लेवल कम। एक बार बताओ, कस्टमर को तुम्हारी सक्सेस से क्या ही लेने देना है, नथिंग। कस्टमर को लेने देना, बोलो टाटा बहुत सक्सेस करे, कस्टमर आई एम नॉट सेइंग शेयर होल्डर, कस्टमर। तुमने उसकी गाड़ी खरीदी, अब तुम डू यू केयर कि भाई वो भाई साहब क्या सक्सेस कर रहा है, तुम क्या घंटा फर्क पड़ता है, तुमने उसकी गाड़ी खरीदी है। सनमाई पावर तुम्हारी है, इंटरेस्ट लेवल तुम्हारा ज्यादा नहीं है। तो ऐसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, कीप सेटिस्फाइड। और इनके लिए क्या करना चाहिए, गिव देम इनफ 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 वर्क विद दीज पीपल, यू शुड पुट इनफ एफर्ट विद दीज पीपल टू, एंड यू शुड गिव देम कौन सी इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन या इंटेंडेड, ये वर्ड का खेल है। पिछले वाले में क्या बोला था, ऑल द इंफॉर्मेशन, या गिव देम द इंटेंडेड इंफॉर्मेशन, जितनी उनके लिए रेलिवेंट है। समझ में आ गई है मेरी बात, पक्का। बैंक गवर्नमेंट कस्टमर, अच्छे से याद रखना एग्जाम्पल, ठीक। अब आते हैं भाई चौथी कैटेगरी, तीसरी में कीप इन्फॉर्म्ड, इसी सीक्वेंस में याद करना है इसको, कीप इन्फॉर्म्ड। ये कौन है, अब यहां आ जाते हैं आपके एम्प्लॉइज। देखो एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज, योर एम्प्लॉइज, योर वेंडर्स, योर सप्लायर, योर लीगल एक्सपर्ट्स, आपके वो लीगल एक्सपर्ट, ऑडिटर, ये सब, ये कौन से लोग हैं, इनका पावर कम है बट इंटरेस्ट तो ज्यादा है सर, है कि नहीं, ठीक है। सो अब क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन शुड एडिक्वेटली इन्फॉर्म देम, इनको एडिक्वेटली इन्फॉर्म करो, रेगुलर लेवल पे कम्युनिकेट करते रहो। सुनना, एक बहुत अच्छी लाइन है जो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। सो ऑर्गेनाइजेशन को इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, एडिक्वेटली इनको इन्फॉर्म करते रहना चाहिए, एंड शुड कम्युनिकेट विद देम, रेगुलर लेवल पे कम्युनिकेट करते रहो, सो दैट नो मेजर इश्यूज अराइज,
ताकि कोई बड़ा इशू अराइज ना हो जाए। देखो भाई, अगर आप एम्प्लॉयज से बातचीत नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो पता क्या होगा, बहुत टाइम से नहीं मिल रहे तो क्या होगा, उनके छोटे छोटे इश्यूज बड़े बन जाएंगे। देखो, छोटे इश्यूज सब जगह होते हैं, है ना, मैंने कहा ना परफेक्ट कुछ होता ही नहीं, छोटे छोटे इश्यूज सब जगह होते हैं, बट इफ यू कम्युनिकेट तो छोटे इश्यूज क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व। समझ रहे हो? सो अपन क्या करते हैं, अपन वो कम्युनिकेशन का गैप छोड़ देते हैं एंड इट टर्न्स इनटू अ बिग थिंग। समझ रहे हो? सो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर रिलेशनशिप बिगड़ रही है तो कारण यही होता है कि हम कम्युनिकेशन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सो वी शुड नेवर स्टॉप द कम्युनिकेशन, है ना। चाहे आप पर्सनल लाइफ में समझ लो, वहां पे भी दो जनों के बीच में जब क्या होता है, कम्युनिकेशन का वो जो गैप है वो बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर वो इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो आप ये सिंपल सी बात है, चाहे दो दोस्तों की बात हो, समझ लो कोई छोटी सी बात हुई और मान लो दोनों ने अपनी ईगो रख ली, बात ही नहीं करी, लेकिन क्या पता कम्युनिकेट करते तो वो क्या हो जाती, रिजॉल्व। समझ गए? सो वही ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्लियर है क्या सभी को? पक्का? चलिए, सो क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए, द ऑर्गेनाइजेशन शुड एडिक्वेटली इन्फॉर्म देम एंड कम्युनिकेट विद देम, ताकि कोई मेजर इश्यूज अराइज ना हो। एंड दिस ऑडियंस, अब सुनना इनको यार, ये बहुत काम के लोग हैं। दिस ऑडियंस, क्योंकि रियल टाइम फीडबैक कौन देता है, यही। कौन जमीन से जुड़े हुए हैं, ये। कस्टमर वगैरह से कौन ज्यादा जुड़ा हुआ है, मार्केट से कौन ज्यादा क्लोज है, ये। कौन फैक्ट्री में काम करता है, ये। तुम सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाते हो ऊपर की, समझ रहे हो? तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर का पता है, असली किसको पता है, इनको। सो दिस ऑडियंस कैन बी वेरी हेल्पफुल विद द रियल टाइम फीडबैक्स एंड द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इनसे तो रेगुलरली क्या करते रहना चाहिए, कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। कौन कौन होते हैं सर इसमें? योर एम्प्लॉयज, वेंडर, सप्लायर, लीगल एक्सपर्ट। समझ में आया क्या? अरे बोलो भैया। ओके, लास्ट कैटेगरी, लो प्रायोरिटी। सुनिएगा, लो प्रायोरिटी में क्या होता है, लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स। सर दोनों लो, ये वो लोग होते हैं जिनकी पावर भी कम और इंटरेस्ट भी कम। तो ऑर्गेनाइजेशन में देखो, तुम्हें ज्यादा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और तुम्हारी सक्सेस में इनका कोई लेना देना भी नहीं होता। लो प्रायोरिटी वाले लोग हैं, तो इन पे तो क्या करना चाहिए, मिनिमम एफर्ट्स आपको देने चाहिए। यू शुड नॉट गिव इनफ एफर्ट्स, बहुत ज्यादा नहीं देने हैं, मिनिमम एफर्ट्स। सही है? कोई अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्या कुछ? अरे हाँ, है ना, तो बोलो। अपने लिए कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सिंपल सी बात है। सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड मॉनिटर देम, हाँ इन पे नजर रखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कभी भी क्या हो सकती है, सिचुएशंस पलट सकती है। समझ रहे हो? आज से 10 साल पहले, 10 आराम से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले कपिल शर्मा शो आता था। उस टाइम पे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, वो बड़े नाटक, वो बोलते नखरे दिखाते थे उसके शो में जाने के लिए। समझ रहे हो? बिकॉज दे यूज्ड, और फिर जब वो बात करता था तो कई बार ऐसा भी इशू सुनने में आया कि यार जो सेलिब्रिटीज है उनको ऐसा बोला, तो यार कल का हमसे कैसे बात कर रहे हैं, हम ज्यादा फ्रैंक हो रहा है क्या? समझ रहे हो? तो ऐसा कि बोले यार तू कौन है, हम बड़े हैं। बाद में वही सिचुएशंस क्या हो गई, रिवर्स। अब फोन करके, हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोलते, बोला आप हमको आपके शो पे आना है प्रमोशन के लिए, क्योंकि पूरा इंडिया देखता है शो। भाई कुछ भी कह लो, देखता तो पूरा इंडिया ही है, सारे बुजुर्ग भी भाई घर में बैठ के सारे लोग देख लेते हैं उसका एटलीस्ट, राइट? है ना? आज की डेट में वैसे टीवी का चलन खत्म होता जा रहा है, इक्का दुक्का जो 2-3 चीजें बची उनमें से एक उसका शो है, राइट? तो अब देखो सिचुएशंस क्या हो गई, बदल गई। वक्त बदलता है, वक्त की सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि वक्त बदलता है। बुरा है तो भी बदलेगा, अच्छा है तो भी बदलेगा, नथिंग इज कांस्टेंट, ये बात याद रखिएगा। नथिंग लास्ट फॉर एवर, नथिंग इज कांस्टेंट, द ओनली थिंग अबाउट द चेंज इज दैट इट विल चेंज। बदलता है मामला, देख लो आज सिचुएशन उसकी। समझ रहे हो मेरी बात? आज सबके बहुत करीब है भाई साहब। आमिर खान की वो प्राइवेट देखा होगा आपने, कोई वीडियोस में भी देखा था, आमिर खान की प्राइवेट पार्टी घर में जा रहा है, जहां पे 15-20 लोग है, उस पार्टी में जा रहा है वो, बताओ यार। सो देखा आपने सिचुएशंस कैसे बदलती है। आमिर खान उसके शो में भी आया था, उसके शो में भी आया था, नहीं आया? देखा नहीं आपने? आया है, उसके शो में भी आया, देखो आप कितनी बड़ी बात है। अरे हाँ, है ना। बट हाँ, देर आर 1 or 2 पीपल जो अभी तक भी नहीं आए, जिनके लिए वो खूब ट्राई कर लिया लेकिन वो आते ही नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी आया ही नहीं कभी, देख लेना आप। अमिताभ बच्चन कभी नहीं आया। तो है कई लोग है, क्या कह रहे हो, जोर से बोला, आवाज नहीं आई। अमिताभ बच्चन कपिल शर्मा शो पे
कपिल शर्मा गया होगा या कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिले होंगे, उसके शो पे नहीं आया, या फिर एक बार अभी रिसेंटली थोड़े टाइम में आया, क्योंकि जहां उसने बोला भी था कि भाई मैं आपको बहुत टाइम से बुला रहा था लेकिन आपके कदम ही नहीं पड़ रहे थे, ऐसा कुछ था, मेरे को याद आ रहा है। बहुत सालों तक कोशिश कर रहा था वो, और वो जस्ट अभी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर और या उससे लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ, एक ही बार आया आई गेस, याद आया अभी। तो ये आ ही नहीं रहे थे सचिन, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग भाई बुलाने के लिए, आया नहीं आएगा, देखा आप। चलिए खैर हम उस बारे में नहीं जा रहे, लेकिन हमेशा याद रखना प्रायोरिटीज क्या होती है, चेंज। क्या पता आज जो लो प्रायोरिटी है कल आपको ज्यादा इफेक्ट कर दे, तो समझ रहे मेरी बात। आज देखो जो आज इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, आज से 4-5 साल पहले इनको छपरी कह के बुलाया जाता था, सही है, इनकी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती थी, है ना, कहीं भी जाते थे तो बेइज्जती होती थी। अब दे आर बीइंग कॉल्ड इन ऑल द रियलिटी टीवी शोज के अंदर सब में बुलाया जा रहा है। उसका एल्विश वाला वो जानते हो आप, है ना, उसका क्या सेंस बनता है रोडीज वाले शो में जाने का, तो अब लेकिन जा रहा है क्योंकि जनता देखना जा रही है, क्योंकि जनता उनको फोन में देखती है तो अब उधर भी देखना चाहती है, बुलाया, और समझ लो फेमिलियर हो गए ना वो बेसिस, दे हैव बिकम पॉपुलर की शो उन्हीं से चल रहा है, डालने पड़ते हैं उनको 2-3। बिग बॉस में देख लो आप, बिग बॉस में देख लो 2-3-4 इन्फ्लुएंसर्स को डालना पड़ रहा है, तब जाके तो चल रहा है। देख लो आप, वो कौन है वो अभी जो बिग बॉस में, वो प्रणीत, क्या है वो, स्टैंड अप कॉमेडियन, सोशल मीडिया से ही निकला है ना। वो एक आया था बच्चा सा, मृदुल, अभी इस वाले का बता रहा हूं मैं तो आपको, इस वाले का मैंने देखा नहीं इस बार, बट लेकिन एक जो इक्का दुक्का बार क्योंकि बड़े भैया आते हैं वो देखते हैं, तो भाई अब आंखें मैं थोड़ी बंद कर लूंगा, कुल्ली तो मेरी भी रहेगी, समझ रहे। तो वो मृदुल करके एक वो लड़का है, वो भी छोटा, वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और समझ रहे हो, ये सब आ रहे हैं, देख लो जीत भी रहे। तो क्या होती है, समय बदलता है। तो लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स हैं सर, जो लो प्रायोरिटी वाले होते हैं इनके लिए क्या करना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन शुड मॉनिटर देम, यू शुड ऑलवेज मॉनिटर देम विद नो एक्शंस, कोई काम नहीं करना इनमें, विद नो एक्शंस टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशंस। अरे इनके लिए कुछ आपको नहीं करना है, समझ गए, लेकिन इनको क्या करते रहो, मॉनिटर करते रहो। यू शुड पुट minimum effort should be spent on this group of stakeholders while keeping an eye to check their levels of interest और power changes। हमेशा नजर रखते रहो कि क्या इनके इंटरेस्ट और लेवल पावर में कोई चेंज आया है या नहीं, समझ रहे हो। क्या पता आज जिसको आप लो प्रायोरिटी समझ रहे हो बाद में वो आपको ज्यादा इंपैक्ट कर दे। सो हमेशा क्या करना है, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब ध्यान तो देना है, इन पे हमेशा नजर रखनी है, बट हाँ इनकी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मिनिमम एफर्ट्स विद नो एक्शंस टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशंस। क्लियर है क्या। ऐसे कौन से लोग होते हैं सर, बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया हाउसेस, देखो इनका काम है बकवास करना, करते रहते हैं, लो प्रायोरिटी, बट लेकिन आपको इन पे नजर रखनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स है, सलमान खान हो गया, जो भी बड़े बड़े हैं, गलत फहमी में हो आप लोग, ये नजर रखते हैं कि कौन सा मीडिया हाउस क्या लिख रहा है, कौन सा इंस्टाग्राम पेज पे क्या लिखा जा रहा है, दे सी इट, दे डोंट टेक एनी एक्शन, मतलब रिवर्ट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं करते, कभी कभार करते हैं, ऐसे रेगुलरली नहीं करते। क्लियर है क्या, पक्का। तो ये सारी 4 कैटेगरीज होती है, और लास्ट में देखो क्या लिखा है, स्टेक होल्डर्स कैन मूव बिटवीन क्वाड्रेंट्स। क्या पता कोई आज लो प्रायोरिटी का है, क्या पता कल क्या बन जाए, सिचुएशंस बदलती रहती है कि नहीं। तो ये 4 कैटेगरीज होती है बेटा, इसको पढ़िएगा, ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स, और ये बदलते भी रहते हैं। अब से देखो, अभी आपने गवर्नमेंट को किस में लिया था, गवर्नमेंट को किस में लिया था तुमने, अच्छा बैंक को किस में लिया था, हमने लिया था कीप सेटिस्फाइड में। अब अगर तुमने बैंक का लोन नहीं चुकाया, कई केसेस में बैंक का अगर तुमने लोन नहीं चुकाया तो बैंक अपना एक बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा देता है, समझ में आ गई, बोला अब तू भी इनके साथ में बैठ और मैनेज कर, क्योंकि ये पैसा नहीं चुका रहा काफी टाइम से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट करके वहां बिठा देता है, और फिर अब कौन सी हो गया वो, अब हो गया वो की प्लेयर, समझ में आ गई मेरी बात। तो इसलिए बोल रहा हूं सिचुएशंस बदलती रहती है, दे कैन मूव फ्रॉम क्वाड्रेंट्स टू क्वाड्रेंट्स। आज गवर्नमेंट है, तुम उसकी जीएसटी नहीं भर रहे, जीएसटी कंप्लायंस नहीं कर रहे, क्या हो सकता है उसके रिपरकशंस बड़े हो सकते हैं, फिर समझ में आ गई मेरी बात। चलिए, तो ये